चेन ब्रेक करनी है। आप थोड़ा आयुर्वेद की तरफ ध्यान देते हैं। जो कि मैंने पहले ही कहा कि पॉलीसिस्टिक ओरियन डिसीज के समरूप ऐसा एग्जैक्टली इक्वल टू ऐसा कोई भी डिसीज हमें दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर संहिता को देखा जाए तो जो भी लक्षण समुच्चय हमें पॉलीसिस्टिक ओरियन डिसीज में दिखाई पड़ते हैं, उसमें से हम लोग आर्तक्षय, अनार्त, नष्टार्त, ग्रंथीभूत आर्तदुष्टि, वंध्यत्व योनि व्यापक और संतर्पणोक्त स्रोतदुष्टि युक्त स्रोतदुष्टिजन्य विकार हमें दिखाई पड़ेंगे। अगर हम देखा जाए तो इसमें पुष्पग्नि या धारणी जो है वो काश्यप संहिता की खीलस्थान में दिखाई पड़ती है। तो उसके जो टिपिकल फीचर्स है वो फीचर्स हमें पीसीओडी की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो अगर उसके लक्षणों को या तो हेतुओं को देखा जाए तो हमें ये सारे के सारे चारों भी हमें दिखाई पड़ते हैं। मिथ्याचार, प्रदुष्ट, बीज दोष और काल जो बोला गया है, इन सभी का मैनिफेस्टेशन या कोरिलेशन हम पॉलीसिस्टिक ओरी में देखने को देख सकते हैं। इसमें प्रदुष्ट बीज दोष जो बोले गए हैं, इसमें जेनेटिक फैक्टर्स जो भी कहे गए वो मेल्स और फीमेल्स दोनों भी पास ऑन कर सकते हैं इस डिसीज को। तो फीमेल्स मेल से वापस फीमेल या तो उसकी लड़की तक ये प्रदुष्ट बीज जो है वो दोष को संक्रमित कर सकता है। मिथ्याचार यानी अल्टर्ड जो भी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस या तो इंसुलिन की मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म और उसकी वजह से जो भी सर्च पिट्यूटरी का होना चाहिए वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये मिथ्याचार की वजह से हो जाता है। प्रदुष्ट आर्तव जो कहा गया है, प्रदुष्ट आर्तव में भी हमें ये सारे सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अनओव्यूलेशन में या तो अनओव्यूलेटरी साइकिल में जो भी शेडिंग देखने को मिलेगी, एक तो वो प्रॉपर होगी या तो वो कम होगी या तो फिर वो ज्यादा होगी। तीनों भी मैनिफेस्टेशन हमें इस पीसीओडी पैटर्न में मेंस्ट्रुअल फ्लो के बारे में दिखाई पड़ते हैं। जहाँ पे पित्त अवलंब होगा वहां पे मेनोरेजिया देखने को मिलता है। वात अनुबंध ज्यादा अगर देखने को मिलता है वहां पे आर्तक्षय देखने को मिलता है। ये दोनों भी हमें पूरी प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करने पड़ेंगे और उस हिसाब से हमें ये करना पड़ेगा। आगे चल के वात, कफज, आर्तोदुष्टि के लक्षण जो कहे गए हैं उन लक्षणों को हम पीसीओएस के लक्षणों के साथ में साधर्मता पाते हैं। देन संतनात्मक विकार जो बोले गए हैं, संघ, आवरण और शिरा ग्रंथि, इन तीनों को भी हम कंपेयर कर सकते हैं पीसीओएस के साथ में। जहाँ पे हमने कहा है कि बीज ग्रंथि के इसमें हमें संघ ये लक्षण देखने को मिलता है, उस वजह से फॉलिकल मैच्योर नहीं हो पा रहा है या तो रप्चर नहीं हो पा रहा है। आवरण जो है हमने देखा है कि कफ को आवरित करता है और उस आवरण की वजह से अनओव्यूलेशन ये प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। और शिरा ग्रंथि जो है वात कफज ग्रंथि या तो कफमेदुज ग्रंथि हम लोग ओवरी के उसमें देखते हैं। अगर लक्षणों का हम पूरी तरह से विचार करें तो आहार, आजकल के जमाने में जो जंक फूड जो है वो जंक फूड मेन पॉजिटिव फैक्टर है पीसीओएस को, क्योंकि हम जंक फूड का विचार जो है एडोलसेंट एज में करना शुरू करते हैं, लेकिन बचपन से लेकर एडोलसेंट एज तक का विचार जो है ये इसमें छूट जाता है। और जो आदतें बचपन से लगती है वो फिर एडोलसेंट एज में भी कंटिन्यू रहती है। उस वजह से आप घर में कितना भी मॉडिफिकेशन करना चाहे वो नहीं हो पाता है और आहार में फिर हमें गलतियां देखनी पड़ती है और उस वजह से फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस प्लस मेटाबॉलिज्म प्लस बाकी चीजों के अल्टरेशन ये होता हुआ नजर आता है। बिहार में हमने देखा है कि आजकल के हमें सर्विस पैटर्न या तो कॉलेज पैटर्न या तो एडोलसेंट एज के बच्चों का पैटर्न जो है वो बहुत ही अलग है। उनकी दिनचर्या जो है वो इम्प्रॉपर है। उनका देर रात तक जागना
मोबाइल पे कंटिन्यूस रहना, ये सारी चीजें मेंटल डिस्टरबेंस की तरफ चली जाती है, जो कि फिर हार्मोन सिक्रेशन पे काम करती है और उस वजह से व्याधि उत्पत्ति हो जाती है। ये मानस भाव भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस मानस भावों की हम चर्चा करेंगे, हम जब योगासन और ध्यान धारणा का विचार करेंगे तब मानस का विचार करेंगे। और बीजे दोष जो बेसिक हेतु बोला गया है कि जेनेटिकली भी इस डिसऑर्डर को ट्रांसफर किया जाता है, या तो ऐसे कई दाखिले मिले हैं कि जिस वजह से हम लोग इस पैटर्न को बोल सकते हैं कि ये बीज दोष के साथ में आगे आगे की तरफ चला जाता है। अब दो सामान्य सूत्र यहाँ पे देखेंगे कि ये अत्युष्णपान जो है वो रेतो अश्रुक गंड यहाँ पे दुष्टि निर्माण करता है, उस वजह से हमें अश्रुक में भी दुष्टि पाई जाती है और गंड उपचय में यहाँ पे हिरसुटिज्म भी देखा जाता है। तो इसे भी अत्युष्णपान का हेतु भी यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरा, जो भी अवरुद्ध तत्व बोला गया है कि कफ को अपान अवरुद्ध कर देता है, उस वजह से आर्तव नश्यति श्रिया शुश्रूषार्य में क्लियर कट बोला है कि अगर ये दोष को अवरुद्ध हो गया और या तो दोष ने मार्ग अवरुद्ध कर दिया तो आर्तव नष्ट हो जाता है श्री के, ये सुश्रुत ने बोला है। अगर हम लोग पीसीओएस का टोटल पैटर्न देखें तो पॉली जो है वो वात कफ की वजह से हमें दिखाई पड़ेगा, दुष्य जो है रस और मेद की वजह से हमें सिस्टिक ग्रोथ पाया देखने को मिलेंगी, आर्तव स्रोतस है तो ओवेरियन सिंड्रोम है तो हम लोग स्रोतस को आर्तव स्रोतस भी देखते हैं। और डिसीज जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो इसमें अग्नि विचार ये कंपलसरी है, और अग्नि विचार के साथ में भी जाठराग्नि, धात्वाग्नि और जो भी अनंत अग्नि बोले गए हैं जिसमें हर पेशी या तो हर भाव पदार्थ का अपना अपना परिणमन करने के लिए अग्नि जागृत रहता है, ये उल्लेख हमारे संहिताओं में मिलता है, उसका भी विचार हमको चिकित्सा के तौर पे करना पड़ेगा। अगर हम लोग संप्राप्ति को देखें तो ये लक्षण समुच्चय है, ये कॉज एंड इफेक्ट फैक्टर नहीं है, इसमें मल्टीपल डेवलपमेंट एक साथ होती रहती है, इस वजह से हम लोग इसको अलग अलग रूप से देखते हैं। जबकि हम आर्तव स्रोतोरोध की तरफ हेतु सेवन से चले जाते हैं, दूसरी जगह अग्निमांद्य, आमोत्पत्ति, रसरक्त दुष्टि, धात्वग्नि मांद्य, आर्तव स्रोत दुष्टि, उसका फिर उपधातु आर्तव दुष्टि, अल्प आर्तव और आर्तक्षय, ऐसा एक सीक्वेंस हमें अग्निमांद्य से भी मिलेगा। दूसरा जो है वात पित्त दुष्टि, रस रक्त क्षय होता है और फिर वो आर्तव स्रोत दृष्टि की तरफ चला जाएगा, धात्वग्नि मांद्य की तरफ चला जाएगा और वो अल्प आर्तव क्षय या तो अल्प आर्तव की तरफ चला जाएगा। अब ये जो अल्प आर्तव या आर्तव क्षय हम लोग कह रहे हैं, इसको हम अगर सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में देखें तो यथोचित अकाल दर्शनम, अल्पता, ये दो साइन सिम्टम्स हमें पीसीओडी में देखने को मिलते हैं। इसमें योनि वेदना नहीं दिखाई पड़ती है। अब ये जो है ये बृहंजन्य नहीं है, ये जो है ये वात की प्रभुता की वजह से जो वात दुष्टि देखने को मिलेगी, उस वजह से जो कुछ भी क्षय देखने को मिलेगा उसमें ये लक्षण दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जब वात अवरुद्ध करेगा कफ को तो ये लक्षण हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ये वात दुष्टि सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये दूषित अपान जो कहा गया है, वो दूषित अपान का काम जो है, काम हम लोग अगर देखें तो मलमूत्र, शुक्र, विसर्ग, गर्भ विसर्जन, ये अपान के प्रमुख मुख्य कार्य बोले गए। अब ये अपान जब दुष्ट हो जाता है तो उसमें शुक्र का प्रसरण भी हमें दिखने को नहीं मिलता है, जो हम श्री के बारे में आर्तोत्पत्ति और शुक्र धातु का काम बेसिकली इसमें देखते हैं। अब दूसरी संप्राप्ति जो है धात्वग्नि मांद्य जो देखते हैं,
उसमें मांस शोणित मेद ये जो है इसके धात्वग्नि जो है वो धात्वग्नि मांद्य दिखने को मिलता है और ये कफ के साथ में विलयित हो जाते हैं और उस वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज को हम जस्टिफाई कर पाएंगे। और सीधे तरह से ग्रंथि की अगर चिकित्सा हम लोग ग्रंथि स्वरूप में देखा जाए, ग्रंथि यानी उच्छेदम कहा गया है कि कोई भी उच्छेद हमें अलग से शरीर के ऊपर दिखाई पड़ता है तो उसे शोक या तो ग्रंथि के तौर पे माना जाए, तो ये वात कफज ग्रंथि हम लोग सोच सकते हैं। और चिकित्सा में इन तीनों को सम्मिलित करके हमें ट्रीटमेंट करनी है। वात दृष्टि अगर है तो अपान का काम हमें सीधा करना है, एक बात। दूसरा, जिसकी प्रतिलोम गति है उसको उसको गति को वापस ठीक करना ये दूसरा काम है, और बढ़ा हुआ वात शमित करना ये तीसरा काम है। अब जो मांस शोणित मेद जो धात्वग्नि मांद्य है, उन धात्वग्नि मांद्यों को हम लोग जो चिकित्सा कही गई है, जो ज्वर चिकित्सा अध्याय में हमें देखने को मिलता है, धातुगतावस्था में जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं उस चिकित्सा को हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बढ़े हुए कफ के लिए हमें उष्ण और तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। वातस्त्रपज ग्रंथि की चिकित्सा जो कही गई उसमें जो गुगुल कल्प आदि कल्प बोले गए हैं उन कल्पों का इस्तेमाल भी इसमें हम लोग करने वाले हैं। अब जो जात हरणी कहा गया है, जात हरणी में जो पुष्प कहा गया हंती, पुष्पम हंती, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो मेंस्ट्रुअल फ्लो कहा गया इसमें पुष्प को बीज के तौर पे भी ले सकते हैं और फ्लो की तरफ भी ले सकते हैं। तो गर्भ, पुष्पम, वपुम और जायमानस्य गर्भ को ये हंत कर देते हैं। अगर हम लोग काश्यप संहिता के खिलस्थान में अगर देखें तो जो भी कहा गया है उसमें पुष्पग्नि, अंडग्नि, दुर्धरा, कलात्री, जात हरणी जो कहे गए हैं इनको हम देख सकते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर और वायरल जो इन्फेक्शंस कहे गए हैं, इन सब के समुच्चयों को हम जात हरणी के अंडर देख सकते हैं। अब ये पुष्पग्नि रेवती जो कहा गया है इसके सारे साइन सिम्टम्स जो है रुथा पुष्पन यानी अनओवुलेशन, फ्रूटलेस और विदाउट कंसेप्शन, इसको रुथा पुष्पन कहेंगे। यथा कालम प्रपश्यति यानी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी जो है हम उसको देख पा सकते हैं। और स्थूल लोम गंड, उसमें हमें हेयरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो स्थूल यानी ओबेसिटी लेंगे और लोम जो है गंड की तरह या हेयरी चीन या तो हिरसुटिज्म को हम लोग इससे कंपेयर कर सकते हैं। अब वापस आप चिकित्सा की तरफ जब आएंगे तो वात कफग्न चिकित्सा हमें करनी है, अग्निवर्धक या तो दीपन पाचन की चिकित्सा हमें यहाँ पे करनी है, रस रक्त मेद धातु जो है उनकी धात्वग्नि प्रिपेयर करने के लिए हमें चिकित्सा करनी है। संप्राप्ति भंग अगर हमें इटियोलॉजी और या तो निदान पंचक में हमें संप्राप्ति हेतु और रूप की तरफ से है, अगर हमें संप्राप्ति दिखने मिलती है तो उसे भंग कहाँ करना है, हेतु को कहाँ अरेस्ट करना है, तो वो संप्राप्ति भंग में चिकित्सा के तौर पे हम लोग करेंगे। और अगर एक बार हमें यश मिल जाता है चिकित्सा में तो ये अपुनर्भव हो जाए, इसलिए हमें रसायन का भी उपयोग इसमें करना होगा। सबसे पहले इस डिसीज में मैंने कहा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को हमें निदान परिवर्तन के तौर पे लेना होगा। और जो भी लाइफस्टाइल अल्टर हुई है जिसकी वजह से इंसुलिन या तो हार्मोनल इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है, तो उसे निदान परिवर्तन करके फिर उसे वापस लाइन पे लाना है। तो बेसिकली जैसे हमने कहा कि वेट रिडक्शन के लिए जो जो हम परिवर्तित करेंगे वो तकरीबन 80% रिजल्ट पीसीओएस में देते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज मस्ट फ्रॉम आवर साइड
हमारी तरफ से हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विद प्रॉपर गाइडेंस हमें करना है और उसके साथ में फिर औषधि प्रयोग करने हैं। संशोधन के बारे में कहा जाए तो इसमें वात है, कफ है, ये दोनों की विकृति प्रामुख्य से हमें देखने को मिलती है। तो ये जो है, ये दोनों मिलके काम करते हैं आर्तवे, जो कि कहा गया है कि आर्तम अग्नेयम की पित्त की दृष्टि भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। या तो जैसे हम लोग पक्वाशय कहते हैं, पक्वाशयगत दोषों को अगर हमें संशोधित करके निकालना है तो इसमें विरेचन अपेक्षित है। कफ की दृष्टि अगर निकालनी है या तो ऊर्ध्व जत्रुगत हमें रोगों को हरना है तो उसमें वमन हमें बोला गया है। और जो हम जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखते हैं उसमें ट्रिगर देने के लिए हमें पिट्यूटरी या तो हाइपोथैलेमस की तरफ जाना होगा, तो उसमें हमें नस्य का प्रयोग करना है। लेकिन ये जब हम वमन करेंगे तो उस वक्त हम वमन, जैसे कल भी सर ने कहा है और पहले भी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये आयुर्वेदशाला के कोई भी तज्ञ जो है वो सद्योवमन, सद्य विरोचन इसको बिल्कुल एडवोकेट नहीं करते। जो भी ग्रंथों में प्रॉपर तरीके से कहा गया है उसको ही हम लोग फॉलो करेंगे संसर्जन क्रम के साथ में। क्योंकि क्या होता है कि दोषों को अगर हमें कोष्ठ में लाना है, संधिगत दोष हो या तो जो दोषों को हमें उत्क्लेशित करके जो कोष्ठों में लाना है और फिर उनका रेचन या तो वमन करा के उनको बाहर निकालना है, तो उनको कोष्ठों में लाना जरूरी है। सद्यो वमन और सद्यो विरेचन जो कहे गए हैं वो अत्यधिक चिकित्सा के तौर पे कहे गए हैं कि जिनका इस्तेमाल सद्य लक्षण समाप्ति के लिए करना है। मैं वापस कह रहा हूं, सद्य लक्षण जो कि हानिकारक है या तो पेनफुल है वहीं पर ही इनका सद्यो वमन विरेचन या तो इनका इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन हम जब एंडोक्राइन डिसऑर्डर या तो मल्टीपल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं और वहां पे संशोधन या तो शोधन करना चाहते हैं, तो ये स्नेहस्वेदक पूर्व प्लस उसमें हम संसर्जन क्रम प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे और प्रॉपरली पंचकर्म की चिकित्सा करेंगे। अब ये नया विचार आ रहा है कि जो भी स्नेहन करेंगे ये तो स्नेहन के लिए लशुनादि घृत का इस्तेमाल हो सकता है क्या? शतावरी घृत और फल घृत तो हम लोग इस्तेमाल रूटीनली करते ही है, पंचतिक्तक घृत को भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लीवर की डिसऑर्डर भी इसमें है। तो इसमें एक नया विचार है कि लशुनादि घृत इसमें कितना सफल हो सकता है। तो स्नेह पान के लिए अभी भी ट्रायल चल रहे हैं, तो इसमें लशुनादि घृत का उपयोग करके उसमें क्या रिजल्ट आएंगे ये तो जब पेपर पब्लिश होगा तब समझ में आएगा। फलघृत, शतावरी घृत और पंचतिक्तक घृत के ऑलरेडी पेपर्स भी है और जो लोग इस्तेमाल करते हैं वमन के और विरेचन के पूर्व स्नेहन के लिए, तो उन्हें उनकी पेशेंट की जो प्रकृति और उनके दोष विचार जो है उसके आधार पर ये घृत बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और ये पूरा स्नेहन होने के बाद में ही फिर वमन की प्रक्रिया करते हैं, संसर्जन क्रम प्रॉपरली फॉलो करते हैं, उसमें ही हमें यश मिलता है। अब ये वमन जो है, कफ जो है, कफ के लक्षण या तो स्थूलता जहाँ पे दिखाई पड़ेगी वहां पे हम लोग वमन का इस्तेमाल करेंगे। बस्ती का जो प्रतिष्ठी कहा गया है उसमें अनुवासन के लिए बोला गया है कि अल्प पुष्पा नष्ट बीजा कर्मण्य बीजा परिता। ये बहुत अच्छा रेफरेंस यहाँ पे मिलता है कि अल्प पुष्पा या तो नष्ट बीजा जो है इसके लिए अनुवासन बस्ती का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो हम लोग बस्ती के लिए फिर अनुवासन के लिए हम लोग फॉर मॉडिफिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन मात्रा बस्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो सीएनएस को रिजेंबल करके एंट्रिक नर्वस सिस्टम में चले जाते हैं, वहां से फिर वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस पे काम करके ओवेरियन साइकिल और ओव्यूलेशन को ये करेंगे
आल्सो स्टिमुलेट एफएचएस एंड एलएच और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ओवरी के, इसमें वो काम करेंगे। तो ये हाइपोथेसिस की मांडनी हुई है कि इस हाइपोथेसिस पे हम लोग मात्रा बस्ती को इस्तेमाल करेंगे कि हमें ये रिजल्ट चाहिए। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि हम इस सब का पीरियडिकली एस्टिमेशन कर सकते हैं। अगर हम लोग मात्रा बस्ती की चिकित्सा दे रहे हैं तो एफएसएच और एलएच को हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं और उससे हमें एचपीओ एक्सिस का भी पता चलेगा कि इसमें रेगुलराइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जो है योग बस्ती क्रम भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अनुवासन या तो मात्रा बस्ती जो है उसको या तो आस्थापन को एक बार नहीं करना है, तो इसलिए दशमूलादि या तो त्रिफला या तो बाकी के साथ में मिक्स करके योग बस्ती क्रम इसमें अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन जैसे मात्रा अगर या तो योग बस्ती में भी हमें अगर स्नेह बस्ती देने हैं तो शतपुष्पा तेल, 3 मूलादि चूर्ण और योग बस्ती क्रम, ये सारे मैंने जो रेफरेंसेस लिए हैं ये ऑलरेडी पब्लिश्ड पेपर या तो पब्लिश स्टडी है उस हिसाब से लिए है। बाकी जो भी यादी रहेगी वो यादी आगे की तरफ आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये 3 मूलादि चूर्ण और योग बस्ती, इसका भी इफेक्ट अच्छा देखने को मिला है। उसका पेपर आपको गूगल पे सर्च किया तो मिल जाएगा। लक्षुणादि घृतपान और मात्रा बस्ती दोनों भी एक साथ उसका भी इस्तेमाल अच्छा तरह से देखा गया है। पलाशादी बस्ती जो रत्नाकर में वर्णित है उसमें भी रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेखनीय गण जो बोले हैं उससे सिद्ध अनुवासन बस्ती अगर देते हैं तो उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स बस्ती में पाए गए। और लहसुन तेल का तो सबको मालूम है कि लहसुन ये ओवुलेशन और ओवुलेशन इंडक्शन में किस तरह से अच्छा काम करता है, तो ये सद्य तरफ से भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, एचपीओ एक्सिस में जब हम लोग विचार करते हैं तो उसमें नस्य का विचार डेफिनेटली आता है कि ये स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को और वो फिर रेगुलराइजेशन की तरफ चला जाता है। पंचेंद्रिय तेल वर्धन तेल और अनुतेल नस्य, ये हम पूरे महीने तक भी उनको बोल सकते हैं कि ये आप इस्तेमाल करो। तो ये कंटिन्यूसली ट्रिगरिंग फैक्टर रहेगा हाइपोथैलेमस के लिए या तो पिट्यूटरी के लिए। पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस में नस्य का जो कार्मुकता बोला गया है वो देखने को पड़ता है। और ये ट्रिगरिंग फैक्टर जो है वो हार्मोन रिलीज या सर्च के लिए फिर वो अच्छी तरह से काम करते हैं, ये प्रूवन थिंग है। अगर चूर्णों की तरफ देखा जाए, अब ये जो है ये हम पूरे विस्तार से देखेंगे नहीं, हम जो मेडिसिन्स है वो अभी उनकी गठन की तरफ से देखेंगे। शतावरी चूर्ण का भी एकाकी प्रयोग बहुत लोग करते हैं। शतपुष्प चूर्ण का भी देखते हैं। तिल मूलादि चूर्ण भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंगवाष्टक और शरपुंखा शिवलिंगी बीज का चूर्ण भी ट्राइबल्स में देने की प्रथा है। इसके ऊपर अभी साइंटिफिक स्टडी चल रहा है। और इसके साथ में लक्षुणादि घृत का पान अनुपान के तौर पे दिया जाता है। वोटी अगर देखा जाए तो अगर ग्रंथि चिकित्सा अभी देखनी है तो कुकुट नखी गुगुल, कांचनार गुगुल, त्रिफला गुगुल, गोक्षुरादि गुगुल, मेदोहर गुगुल का इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर पीसीओएस पैटर्न और ओवेरियन वैल्यूम उसकी देखकर हमें और दोषों का प्रघात देखकर हमें कौन सा गुगुल इस्तेमाल करना है वो दे सकते हैं। या तो अनओवुलेशन देखने को मिलता है तो काशीसादी वटी, कुपेराक्सी वटी, ये दोनों भी देखने को मिलती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस और बाकी इसमें चंद्रप्रभा वटी, नवाश लोह, पुष्पधनवा रस, इन तीनों का भी इस्तेमाल इसमें ज्यादातर देखा जाता है। लीवर और बाकी रेगुलराइजेशन के लिए आरोग्यवर्धिनी वटी या तो नष्ट पुष्पांतक रसपाचक वटी और मेदोपाचक वटी, इन सारी वटियों का आपको गुणधर्म मालूम है जो कि रसपाचन और मेदपाचन कर सकते हैं। नष्ट पुष्पांतक रस जो है वो वापस पुष्प दृश्य के करके रेफरेंस आया है कि उसमें हमें पुष्प दर्शन वापस देखने को मिलता है। कषाय देखे जाए तो शतावादी कषाय, पाठादी कषाय, इन दोनों के ऊपर बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल है।
आसनादी कक्षाएं और एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है। मैंने खुद ने ये कषाय कभी इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही देखा है। अब मुझे इसमें थोड़ी सी उत्सुकता है। पलाश क्षार और पलाश भस्म कषाय ये किस तरह से बनाते और पिलाते, क्योंकि ये अभी रिसेंटली जो मैंने पेपर सर्च किए थे इसमें ये इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, लेकिन फुल पेपर अभी डाउनलोड नहीं हो पाया है। तो इसलिए मुझे एसओपी और पलाक्षार और पलाश भस्म कषाय देखने को नहीं मिले, लेकिन ये इंटरेस्टिंग गोष्ट है, क्योंकि क्षार और ये पलाश भस्म जो है ये कषाय के तौर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं इसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा है। अगर किसी को मिले तो प्लीज मेंशन कर दीजिए। आसनादी इंदुकांतम कषाय ये तो वेल नोन है कि पीसीओएस या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में देखे जाते हैं। सुकुमार कषाय का भी इस्तेमाल हम लोग एज पर कंडीशन कर सकते हैं। अब ड्रग की लिस्ट या तो सिंगल ड्रग जो हम देखेंगे, तो सिंगल ड्रग देखे तो कार्बासमूल का इस्तेमाल एज पर कंडीशंस हमें करना पड़ेगा, जिसमें प्रोलैक्टिन और बाकी चीजों को एस्टिमेशन करके फिर उसमें देखेंगे। लता करंज है, शुंठी है, शरपुंखा है, सरचर है, शतपुष्पा है, लशुन है, शतावरी है, ज्योतिषमती है, कृष्ण तिल है और कृष्ण जीरक है। तो इन सारों को हम डाइटरी रेजिम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज एन ड्रग करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे हमें उस पेशेंट के दोष बल, धातु बल, अग्नि बल के हिसाब से फिर इस्तेमाल करना है। तो वापस मैं ट्रिगर करना चाहूंगा कि ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, अनोवुलेशन, ओबेसिटी और हाइपरइंसुलिनिज्म, ये इसमें हमें ये करना है। तो अगर इन सारों को ठीक करना है तो इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लानी जरूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो डाइटिक अप्रोच, योगिक अप्रोच और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, इन तीनों अप्रोच के साथ में हमें देखने को मिलेगा। डाइटिक अप्रोच जो कहा गया, इसमें पथ्य में क्लियर बोला गया है कि अगर कृष्ण तिल कल, ये सारे अब जो रेफरेंसेस लिए हैं, क्योंकि सूत्रों में जो भी कहा गया है उन सारों को साइंटिफिक बेस पे कुछ लोगों ने प्रूव किया है। तो ये जो पेपर्स है वो पेपर्स की जिस्ट लेके हम लोग यहाँ पे करते हैं कि कृष्ण तिलक अगर गुड़ के साथ में 15 ग्राम 1 महीने तक ले तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो मेंस्ट्रुएशन ठीक हो जाता है, या तो एमेनेरिया निकल जाता है जो लॉन्ग टर्म से रहेगा। कुलत्थ यूज का भी इस्तेमाल जो है वो कुलत्थ यूज का इस्तेमाल ये मेंस्ट्रुएशन के लिए बहुत लाभकारक कहा गया है। अब पपाया जो है अनराइपन, जिसे हम बिना पकी जो पपाया है उसका भी इस्तेमाल जो है वो हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए कर सकते हैं। गोधूम रोटी जो बोली गई है वो उसमें पुरान गोधूम का, या तो आजकल के तौर पे हम लोग जो ऑर्गेनिक कहते हैं उस ऑर्गेनिक गोधूम को ही हम लोग लेंगे। लेकिन अगर डिलिबरेटली वेट गेन अगर जहाँ पे दिखाई देता है वहां पे हम लोग उसको अल्टर कर देंगे। लाइम जूस और हनी या तो मध, ये दोनों लेने से ये तो प्रूवन थिंग है कि वेट रिडक्शन हो जाता है। त्रिफला कषाय मधु के साथ में अगर लेते हैं तो वो भी ओबेसिटी को कम करता है। अगर मधु का तक्र और बहुपत्री, इनका अगर डाइट में आप डेली उसमें इस्तेमाल करते हैं तो ये उदाहरण के तौर पे हम लोग पथ्य तो यहाँ पे दिखा है कि जंक फूड और जो फर्मेंटेड फूड जो है उसका इस्तेमाल, या पैकेज, या तो फिर जो फूड में प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं तो उसमें उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो नेचुरल फूड है वो नेचुरल फूड को ही हम लोग यूज करते। मिसाल के तौर पे एक प्लॉट किया है कि यहाँ पे हम लोग शेड्यूल पेशेंट के लिए बना कर दे सकते हैं एज पर पेशेंट विश और लाइकिंग। उसमें हम लोग फिर हर एक पेशेंट का टाइम शेड्यूल और उसमें जो भी डाइटरी इंक्लूजन करना है वो कर सकते हैं। अब बिहेवियरल अप्रोच में जो है वो बिहेवियर तो उसका दिनचर्या जो है उसको ठीक करना है। अगर स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन है, अब ये अर्बन एरिया में शायद इस वजह से उसका प्रमाण ज्यादा है, क्योंकि टोटल बिहेवियर और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अर्बन एरिया में देखने को मिलता है रादर देन रूरल एरिया। तो जो डिफरेंस आ रहा है 22.5 to 18%,
तो वो डिफरेंस शायद बिहेवियरल अप्रोच की वजह से रहेगा। तो इसको भी हम लोगों को कम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अब योगा जो कहा गया है, योगा के डिटेल में मैं फिजियोपैथोलॉजी में नहीं जाऊंगा। इसमें योगासन जो भी कहे गए हैं उनको सिर्फ मेंशन करेंगे। बेनिफिट जो मिलते हैं वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस और चक्र जो कहे गए हैं वो चक्रों को ठीक करने के चक्रों में फिर रेगुलेशन हमें दिखने को मिलता है। ओबेसिटी, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन और एचपीओ एक्सिस, इसमें योग ये ज्यादा काम करते हैं। चरकाचार्य ने इंपॉर्टेंस करते हुए कहा कि व्यायाम जो है वो संतर्पणोक्त व्याधि हरण के लिए एक्सरसाइज नित्य करना जरूरी है। और हैरिसन में भी कहा गया है कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपरटेंशन और हाई लिपिड प्रोफाइल और अनओवुलेशन को दूर करता है। दैट इज प्रूवन थिंग, ये पेपर से लिया गया हुआ है। रिसर्च जो आगे कहता है कि अगर 1 घंटा रोज योगा की प्रैक्टिस की जाए 12 हफ्तों के लिए, तो उसमें ग्लूकोज सिंथेसिस, लिपिड और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाती है महिलाओं में, अगर ये किया जाए तो योगा जो है, योगा की वजह से पूरे देखने को मिलते हैं। अब डिटेलिंग वापस नहीं करूंगा। सूर्य नमस्कार ये पूर्ण व्यायाम कहा गया है कि जिसमें शरीर के सारे चयापचयों को या तो पूरे साइकिल को इसमें ये कहा गया कि योगा ये पूर्ण व्यायाम, संपूर्ण व्यायाम है, ऐसे कहा गया सूर्य नमस्कार। फिर शब्दबद्ध कोशासन जो है, इसमें भी कहा गया कि लोअर एब्डोमेन जो है, ओवरीज, लोअर एब्डोमेन में ओवरीज, यूरिनरी ब्लैडर वो स्ट्रेच हो जाते हैं। इनर थाइज और ग्राइन की हेल्प की वजह से स्ट्रेस जो है वो निकल जाता है और इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो अच्छी तरह से। हलासन वापस इसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के लिए और बेली फैट के लिए इसका इस्तेमाल होता है। धनुरासन, इसमें स्ट्रेचिंग हो जाता है एब्डोमिनल मसल्स का, जो कि फुल स्ट्रेंथ की वजह से फिर इंट्रा एब्डोमिनल और पेल्विक ऑर्गन को पुष्टि प्रदान करता है। भुजंगासन भी डेफिनेटली बोलना चाहिए, जो बूस्ट करता है ओवरिन फंक्शन को। चक्की हलासन भी एंडोक्राइन ग्लैंडुलर फंक्शन को इनहांस करके उसमें फिर नॉर्मल हार्मोनल फंक्शंस रिस्टोर करने के लिए चक्की चालासन हमें देखने को मिलता है। पद्मासन में हमें जो लोटस पोजीशन कही गई है, इसमें पेल्विक रीजन में जो भी स्ट्रेचेस है वो देखने को मिलते हैं। और पद्मासन में जो हम ध्यान करते हैं उससे मेंटल स्ट्रेस भी निकल जाता है। नौकासन कहा गया है कि जिसमें बॉडी पार्ट्स ये प्रेशराइज करते हैं इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स को और उसमें लाने की कोशिश। तो ये 4 तरीके से हमने देखा है कि चक्रों को ये ट्रिगर करता है, उस वजह से पूरा नॉर्मल फंक्शन रिप्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाता है। दूसरा स्ट्रेस रिलीव करता है, ये बॉडी स्ट्रेस और मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रेस योगासन की वजह से निकल जाते हैं। देन एचपीओ एक्सिस के भी पेपर्स देखने को मिलते हैं कि एचपीओ एक्सिस ये योगा थेरेपी जो है वो करेक्ट कर देती है और जो भी एक्सेस हार्मोन रहेंगे वो एक्सक्रीशन में पाए जाते हैं, ये भी पेपर हमें देखने को मिलता है। तो योगा की वजह से चक्र, स्ट्रेस रिलीविंग, एचपीओ एक्सिस करेक्शन और एक्सक्रीशन ऑफ एडिशनल मटेरियल इन द बॉडी जो यूरिन थ्रू पास होते हैं वो देखने को मिलता है। ब्रीदिंग टेक्निक ने हम पूरे के पूरे सारे के सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कपालभाति प्राणायाम है जो कि पूरे बॉडी को मसल को स्ट्रेच करता है। देन अनुलोम विलोम है जिसमें नाड़ी और मेंटल काम के लिए इस्तेमाल होता है। भ्रामरी जो है वो ब्रीदिंग टेक्निक और वाइब्रेशंस की वजह जो भी उसमें हुंकार रहेगा तो उसमें बॉडी फंक्शंस को भी हम लोग ट्रिगर कर सकते हैं। मेडिटेशन जो है वो सिग्निफिकेंटली ब्लड प्रेशर रिड्यूस करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कंपोनेंट जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में वो करेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। उस वजह से मेडिटेशन जो है वो स्मूथिंग इफेक्ट या तो सिम्टम्स जो पीसीओएस के है वो उसको नष्ट करने में इस्तेमाल करना चाहिए। म्यूजिक थेरेपी जो है वो प्रॉपरली जो एंडोक्राइन सिस्टम बोले गए हैं
उनके बारे में एक पेपर है जो इस वक्त मैं नहीं ला पाया कि कौन से राग किस वक्त सुनने के बाद में कुछ एंडोक्राइन सिस्टम पे उसका असर होता है। तो म्यूजिक थेरेपी भी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। और अगर इसमें से आप अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जो जॉब के तौर पे एक मैसेज घूम रहा है व्हाट्सएप पे, तो वो सारे के सारे आप आपके कंसल्टेंट बन सकते हैं। अगर एक केस भी पीसीओडी की आप ठीक कर सकते हैं तो आप पेडियाट्रिशियन हो सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हो सकते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो सकते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट करके बोल सकते हैं। तो आपने प्रिवेंट किया तो कार्डियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, और बीज दृष्टि और गर्भ संस्कार अगर कहते हैं तो जेनेटिक काउंसलर भी बन सकते हैं। तो एक पीसीओएस आपको इतने सारे तकलीफ, आपको इतना सारा तज्ञ बना सकता है, तो आप नाभि-विधान प्राप्त कर सकते हैं। मैं खूब धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने शांति से ये मेरा कुछ भी कथन है या तो मेरी जो कहना है ये आपने सुन के लिया। मैं वापस ई कार्यशाला के संयोजकों का आभार